मैं डॉक्टर M.K. हुसैन, प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर। विद्यार्थियों, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो विषय है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। पेपर MA 4th सेमेस्टर का है और पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, यूनिट 5 से रिलेटेड ये चैप्टर है। विद्यार्थियों, आप सबको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब कभी भी भारत की स्वतंत्रता की बात आती है, हमारा ध्यान महात्मा गांधी के ऊपर जाता है, हमारा ध्यान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर जाता है, हमारा ध्यान शहीद भगत सिंह पर जाता है और हमारा ध्यान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस, इस विषय पर विद्यार्थियों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप सबको ये मालूम है कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में, जो भारत का स्वाधीनता आंदोलन है, इस आंदोलन में कई लोगों ने भाग लिया। न केवल भाग लिया बल्कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है सुभाष चंद्र बोस का। जब हम सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी को देखते हैं तो ये पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुत कुशाग्र और तीव्र बुद्धि वाले थे। उनकी एजुकेशन का जहाँ तक प्रश्न है तो उनकी शिक्षा BA ऑनर्स उन्होंने किया था और BA ऑनर्स करने के बाद 1920 में इंग्लैंड में ICS की परीक्षा में वो बैठे और ICS जो उस समय इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, उस परीक्षा को भी पास कर लिया। लेकिन विद्यार्थियों, इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कि ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी इनका ध्यान अंग्रेजों की सेवा में नहीं था। वो अंग्रेजों को किसी हद तक पसंद नहीं करते थे और अंग्रेजी सेवा में रह करके अपने कार्य को करना या बढ़ाना उनको पसंद नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जब उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भारत में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ, उस समय सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के संपर्क में आए। लेकिन महात्मा गांधी के विचार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे। हम ये देखते हैं कि गांधी का जो राजनीतिक चिंतन था वो नेताजी को कभी पसंद नहीं आया और इसके बाद नेताजी ने देश बंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और देश की आज़ादी के लिए कार्य करना शुरू किया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक एक स्टेप उठाया कि किसके साथ संपर्क साधा जाए। उनके रास्ते में गांधी भी थे, उनके रास्ते में कहना चाहिए कि और भी नेता थे, लेकिन गांधी के राजनीतिक चिंतन और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक चिंतन में आसमान जमीन का फर्क था। हम ये देखते हैं कि चित्तरंजन दास के संपर्क में आने के बाद स्वाधीनता या आज़ादी के संघर्ष के लिए नेताजी ने काम करना शुरू किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1921 में जिस समय चित्तरंजन दास ने कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की, नेशनल कॉलेज था वो, सुभाष चंद्र बोस को इस कॉलेज के प्रबंध का दायित्व जो है वो सौंप दिया गया और उनके प्रचार का कार्य जो है और कॉलेज के प्रचार का काम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर हाल में सौंपा गया। कहा यह जाता है कि इसी समय भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन था। नेताजी ने इसका विरोध किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 6 माह के लिए जेल में डाल दिया गया और जेल से लौटने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड एक समाचार पत्र था, उसके वो संपादक बने और इसी समय देश बंधु चित्तरंजन दास से मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी के लिए भी काम किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो चित्तरंजन दास से अधिक प्रभावित होते हुए से दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़िए आप
तो अप्रैल 1939 में नेताजी ने कांग्रेस भी छोड़ दी। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस क्यों छोड़ी उन्होंने। कहा यह जाता है कि 1939 में नेताजी ने जब कांग्रेस छोड़ी तथा समान विचार वाले व्यक्तियों को मिला करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक नया संगठन तैयार किया। और तिलक की अगर हम बात करते हैं तो तिलक की तरह वे भी शांति की सिद्धि के लिए अनुकूल साधनों के उपयोग के पक्षधर थे। मतलब तिलक के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। शायद उनके नारों का बहुत बड़ा प्रभाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पड़ा, इसलिए ये कहा जाता है कि तिलक की तरह वे भी मतलब शांति की सिद्धि के लिए अनुकूल साधनों के उपयोग के बेहद पक्षधर थे। जुलाई 1940 में आप आइए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चलेगा कि नेताजी फिर से बंदी बना दिए गए। उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। जब उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। सरकार के समक्ष बहुत संकट पैदा हो गया। सरकार ने दिसंबर 1940 में उन्हें मुक्त करके और घर में ही नजरबंद कर दिया। 17 जनवरी 1941 को ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर और पठान की वेशभूषा में कलकत्ता से वे पेशावर पहुंचे और पेशावर के रास्ते होते हुए मास्को पहुंचे और मास्को से फिर वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। कहा यह जाता है कि जब नेताजी जर्मनी पहुंचे तब उन्होंने जर्मन सरकार से सहायता का आश्वासन लिया। सहायता के आश्वासन से मतलब यह है कि जर्मनी सरकार को उन्होंने ये कहा कि आप हमको मदद करो, हमको भारत को आज़ाद करना है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाना है, आप उस कार्य में आप हमारा सहयोग करो। जनवरी 1942 में जापान से मदद लेने के मकसद से वो जापान भी गए और जापान में सिंगापुर पर भी एक तरीके से जापान उस समय सिंगापुर पर अधिकार कर चुका था। ये हिस्ट्री देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, इसी बीच जापान में कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिस हम आजाद हिंद फौज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कप्तान पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के व्यक्ति थे, जिनको जापानियों ने तुरंत बंदी बना लिया, क्योंकि इनके कार्य करने का तरीका जो था वह ब्रिटिश विरोधी था। जापान के एक सिख ज्ञानी जिनका नाम साधु प्रथम सिंह था, उनके समझाने पर वे एकदम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए या अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। आजाद हिंद फौज की जब बात आती है विद्यार्थियों, तो आजाद हिंद फौज को मजबूत बनाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए और भी व्यक्तियों की आवश्यकता थी। आप जानना चाहेंगे, रास बिहारी बोस ने इसमें अहम भूमिका निभाई और इसके संचालन का पूरा दायित्व 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 2 जुलाई 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व का भार संभाला और उन्होंने स्वाधीनता लीग का उनको अध्यक्ष बना दिया गया। यही से उनकी उपाधि जो है वो नेताजी कहलाने लगे। इस बीच जब वो आजाद हिंद फौज का विधिवत कार्यभार उन्होंने संभाल लिया, तो इस बीच नेताजी ने घोषणा भी की और वो घोषणा ये की कि हम आजाद हिंद फौज का जो पहले का स्वरूप था, जो पहले का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलेंगे, हम आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करेंगे। अक्टूबर 1943 में उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि आजाद हिंद फौज का गठन हो गया है, लेकिन ईश्वर के नाम पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को आजाद कराऊंगा और मैं इस पवित्र युद्ध को अपने जीवन की अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर एक तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेताजी का रवैया जो है वो दिखता है। जापान इस काम में और विदेश की सहानुभूति थी कि नहीं थी नेताजी के साथ, इसको भी आपको जानना चाहिए। जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, फिलीपीन, आयरलैंड आदि देश
कांग्रेसों की जो सरकार थी उस समय की, उसने इस अस्थायी सरकार को जो नेताजी ने स्थापित की थी उसको मान्यता दे दी। इस समय सुभाष चंद्र बोस का हौसला जो है वो बढ़ा हुआ था। दिसंबर 1943 के समय में आप आइए तो ये आपको पता चलेगा कि दिसंबर 1943 में भारत का तिरंगा झंडा जो है वो कई स्थानों पर फहराया गया और बर्मा की राजधानी रंगून बनाई गई। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है नेताजी ने कार्य करना शुरू किया। आपको ये मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों के आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड थे और वो 3 ब्रिगेड कौन कौन से थे आप जानना चाहेंगे? सुभाष, गांधी और नेहरू ब्रिगेड। स्त्रियों ने भी इस सेना के कार्यों में भाग लिया और झांसी की रेजिमेंट तैयार की। तो न केवल पुरुषों का योगदान आजाद हिंद फौज में था बल्कि स्त्रियों का भी योगदान हमको एक प्रकार से दिखता है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की चुनी हुई जो टुकड़ियां थीं उन चुनी हुई टुकड़ियों को जापानी सेना के साथ इस बात पर सहमत किया कि वे भारत बर्मा सीमा पर बड़े पैमाने पर युद्ध करें और अंग्रेजों को भारत से और बर्मा की धरती से हटाएं। फरवरी 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर बड़े पैमाने पर हमला किया और रामू, कोहिमा, पलेल इन आदि को अंग्रेजों से आजाद कर लिया। तो आजाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम नहीं था। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ने पूरे इम्फाल को घेर लिया, लेकिन इस समय वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई और खाने पीने के रसद के सामान भी जो है वो एक प्रकार से कम पड़ गए। इसलिए इस आजाद हिंद फौज को लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया और मनाया भी। नेताजी ने घोषणा की और वो घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी। विद्यार्थियों, हमारी मातृभूमि आज़ादी की खोज में है, हम आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दुर्भाग्य से नेताजी का यह सपना पूरा नहीं हो सका। कारण था कुछ, और वो कारण ये था, कारण बिल्कुल स्पष्ट था कि 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करने के बाद वहां पर विनाशक बम गिराया जाता है और बम गिराए जाने से जापान ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जर्मनी पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर चुका था, इसलिए यहाँ पर आजाद हिंद फौज का जो मनोबल था वो कमजोर होता हुआ सा दिखाई देता है। युद्ध समाप्त हो गए। युद्ध की समाप्ति पर आजाद हिंद फौज के कुछ अफसरों पर मुकदमे चलाए गए, ये भी आपको जानना जरूरी है। और संपूर्ण भारत में लोगों में विरोध के तेवर थे कि क्यों आजाद हिंद फौज के लोगों पर मुकदमा चलाया गया। जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। शाहनवाज खान, शाहगल तथा गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन पर कोर्ट मार्शल लागू किया गया और कोर्ट मार्शल दिल्ली के लाल किले में चला। लेकिन इतना विरोध था इनके ऊपर मुकदमा चलाने को लेकर के कि वायसराय को इन सभी को मुक्त करने का आदेश जो है वो देना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि किसी भी रूप में आजाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। हाँ, संक्षेप में हम ये कहना चाहेंगे या इस पूरे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के कहना चाहिए कि समग्र अध्ययन की जो मुख्य बातें हैं वो ये है, नो डाउट कि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे और स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विद्यार्थियों, विचारों के मामलों में भी वो बिल्कुल उनका विचार स्पष्ट दिखता है। उन्होंने कभी भी विचारों के मामलों में आत्मसमर्पण नहीं किया। आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्षमता भारतवासियों में कूट कूट कर भरी हुई है। भारत के क्रांतिकारियों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक प्रेरणा स्रोत थे। जिस त्याग और बलिदान की भावना उनमें दिखती है,
वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों काबिल तारीफ है। और अंत में मैं ये बात कह करके अपना समग्र अपनी बात जो है समाप्त करना चाहूँगा कि कुछ गांधीवादी नेताओं ने भी उनके त्याग की जो प्रशंसा की है वो भी काबिल तारीफ है। खास करके पट्टाभी सीतारामैया ने उनके बारे में ये कहा था कि नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के प्रकाश से नहीं चमके, दूसरों के प्रकाश से नहीं चमके, बल्कि उनमें उनका आंतरिक प्रकाश था जिसमें अपने ढंग से कार्य करने का साहस था। जय हिंद।